साई राम बच्चों, आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 17। क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 17, अभिकारी शब्द यानी अव्यय। अव्यय का मतलब होता है अ और बे मतलब खर्च करना और मतलब ना, जिसे कभी खर्च ना किया जाए वो होता है अव्यय। और इन्हें अभिकारी शब्द भी कहते हैं। अभिकारी जिनमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे वो लिंग परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो, या आपका कोई भी चीज परिवर्तन हो, तो आपका सर्वनाम हो या संज्ञा सर्व कुछ भी परिवर्तन करने के बाद भी वो शब्द जैसे कि तैसे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द, जिसमें कोई विकार नहीं होता। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल तथा वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो आप समझ में आ गया कि अविकारी शब्द क्या है? लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण क्या है? जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, उसमें कोई, जैसे हमने लिंग, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में, दोनों में वो शब्द समान रहते हैं। और जैसे वचन में भी एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन वो शब्द क्या है? हमेशा सेम रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हमने लिखा रीता बाहर गई, रोहन बाहर गया। अब ये बाहर वाला जो शब्द है, गई और गया, क्या है? क्रिया तो बदल गई, लिंग बदल गया, लेकिन जो क्या था बाहर वाला शब्द है वो नहीं बदला, वो स्त्रीलिंग में भी वही रहा और पुल्लिंग में भी सेम रहा। तो वो क्या हो गया? अविकारी शब्द, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो वो क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ गया कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल तथा वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो अविकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अभिकारी शब्द 4 प्रकार के। पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपने विशेषण पढ़ा था, तो विशेषण में क्या था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी किसी की भी विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। याद रहेगा। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, सूजी तेज चलता है, कोयल मधुर गाती है। अब देखो, यहाँ पे पढ़ता है क्रिया है, लेकिन कैसे, कब पढ़ता है? प्रतिदिन। चलता है, कैसे चलता है? तेज चलता है। मधुर गाती, गाती कैसा है? मधुर। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे कि क्रिया किस तरह से हो रही है, किस प्रकार से वो क्रिया की जा रही है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। समझ में आया? अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बहुत ही इजी है। तो ये क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? क्रिया विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरी बात, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, पहले पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या आएगा? क्रिया के घटित होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी कार्य किसी भी कार्य करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया। और अब वो कार्य कहाँ पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, घर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, सड़क में हो रहा है, कोई भी कार्य कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो क्या होता है? वो विशेषता, जब क्रिया के स्थान की विशेषता हमें पता चलती है कि किस स्थान में हो रहा है, तो वो क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अमन यहीं बैठकर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। तो यहीं बैठकर, कहाँ बैठो? यहाँ। स्थान बता रहा है कि यहीं बैठो। तो बैठकर क्या है? बैठना क्रिया है और यहीं स्थान है। तो बैठने की क्रिया के लिए क्या स्थान बताया जा रहा है कि यहीं बैठो, तो वो स्थानवाचक क्रिया। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर भी स्थान है ना, इधर जाना उधर मत जाओ, तो जाना क्रिया, तो इधर उधर जाने की क्रिया विशेषता बताई जा रही है, तो वो भी स्थानवाचक। सुमन इधर उधर घूम रही है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आंधी में कहाँ जाओगे? तो कहाँ यानी स्थान के बारे में पूछा गया कि कहाँ जाओगे, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भीतर जाकर बैठिए, तो यानी भीतर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जब हमें क्रिया की स्थान का पता चलता है तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। संयुक्त वाक्य में यही, यहीं, इधर उधर, कहाँ और भीतर शब्द क्रिया होने के स्थानों का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। फिर आता आपका कालवाचक। काल मतलब समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया की घटित होने का समय बताते हैं, यानी किस समय पे वो क्रिया हुई है। तो किस स्थान पे हुई, तो स्थानवाचक, और कब हुई, किस, कहाँ, ये स्थानवाचक में आएगा। और कब, कब क्या होगा आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। गीता आज सवेरे आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई, तो अभी तक यानी समय बता रहा है, अभी तक नहीं आई है। काल, आज सवेरे, तो समय बताया जा रहा है। तो जहाँ समय बताया जाएगा, क्रिया के होने का जहाँ समय आपको पता चलता है, वो आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर है आपका, जैसे अरुण परसों जरूर जाएगा। परसों, तो समय बता रहे कब जाएगा, परसों। आगरा कब जाओगे, कब भी आपका वो कालवाचक है। इन वाक्यों में आज सवेरे, अभी तक, परसों, सदा और कब शब्दों का क्रिया समय का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, परिमाण का मतलब नाप तोल से होता है। हमेशा आपने विशेषण भी पढ़ा होगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो वो क्या है, इनका मतलब आपका उससे होता है, विशेषण क्या है, नाप तोल से, यानी मात्रा से, क्वांटिटी से मतलब होता है। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत हंसता है, तो मात्रा बताए कितना हंसता है, बहुत। देखो उसमें कब, कहाँ, कितना, ठीक है, ये याद रखना। असम में चाय बहुत होती है, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, जरा कम बोलो, ये सब क्या है,
परिमाण मतलब मात्रा बता रहा है, कितना करना, अधिक, कम, ज़्यादा, थोड़ा, खूब, ये सब परिमाणवाचक में आता है। इन वाक्यों में बहुत, थोड़ा, खूब, कम शब्द की क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आता है आपका लास्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सा इनमें देखो, कहाँ, किस या किस स्थान पे कहाँ हो रहा है क्रिया तो वो स्थानवाचक में, कब हो रहा है तो कालवाचक में आएगा, और कितना हो रहा है तो वो परिमाण में, और रीति में आएगा किस तरह से, यानी रीति विधि, उसकी होने का ढंग जब पता चलता है, क्रिया के होने का तरीका, विधि, ढंग पता चलता है तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलने की प्रक्रिया क्या है, धीरे धीरे। नेहा जोर से चिल्ला रही है, तो चिल्ला कैसे रही है, जोर से। किस तरह चिल्ला रही है, जोर से। वह अचानक आ गया, कैसे आया, अचानक आया। तो ये सब क्या है, राम तेज लिखता है, तो क्रिया के होने का ढंग पता चल रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब है आपका विशेष। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं, किंतु ये शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले संज्ञा व सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये विशेषण होते हैं, और जब यही क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। देखो, क्रिया विशेषण और विशेषण, कुछ शब्द, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर संज्ञा से पहले विशेषण शब्द लगा है तो वो विशेषण कहलाएगा, लेकिन अगर क्रिया से पहले विशेषण शब्द, विशेषण यानी विशेषता वाला शब्द जो भी है, विशेषण का मतलब होता है आपका विशेषता बताने वाला शब्द, तो अगर वो शब्द क्रिया से पहले प्रयोग होता है तो वो क्रिया विशेषण में माना जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इसमें अब विशेषण के, उसके पास अधिक धन है। धन क्या है आपका, एक जातिवाचक क्रिया, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, तो उसके पास अधिक धन है। तो यहाँ पर धन क्या है, आपकी संज्ञा का काम करता है, तो यह विशेषण हो गया। वह लड़का अच्छा है, तो लड़के की विशेषता, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बताई। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर वो विशेषण का काम करेगा। लेकिन वह अधिक बोलता है, यहाँ पे अधिक धन है, अधिक बोलता है, तो यहाँ पर क्रिया, ये सर्वनाम के बाद लगा है और क्रिया से पहले, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये क्रिया अधिक शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण और यहाँ पर क्रिया विशेषण, और देखो दोनों अधिक जो शब्द है एक जगह या विशेषण का काम कर रहा है और एक जगह ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ऐसे ही यह लड़का अच्छा है और मोहन अच्छा गाता है, तो गाना क्या है, क्रिया है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये अच्छा गाता है, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, और लड़का अच्छा है तो ये विशेषण हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको कैसे करना है। ऐसे ही वह बहुत सीधा है, और यहाँ सदा सीधे बैठना चाहिए, तो बैठने की क्रिया सीधे, यहाँ क्रिया विशेषण हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, विशेषण। तुम्हारे पास कम पैसे हैं, यहाँ पैसों की विशेषता बताई जा रही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, धूप में कम चलना चाहिए, चलने की विशेषता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है।
ठीक है। तो जब विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते तो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जब क्रिया से पहले कोई विशेषण शब्द लगता है तो वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया के होने का ढंग या रीति का बोध कराते हैं तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फिर है इसकी एक्सरसाइज, जो कि इसकी एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ नहीं भेजूंगी क्योंकि आपको इसकी एक्सरसाइज बुक से छांट कर करनी, जो एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको खुद से इसके करने होंगे। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष तथा वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो या कोई विकार उत्पन्न ना हो, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका चैप्टर की पहली लाइन में मिल जाएगा। फिर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, ये यहीं पे दे रखा है। जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वो मैंने कितनी बार आपको बता दिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है क्रिया विशेषण के प्रत्येक भेद के दो दो उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक, तो उसके 2 उदाहरण दो कि वह क्या है, कुछ भी उदाहरण आप दे सकते हैं। स्थानवाचक के भीतर जाकर बैठिए, आंधी में कहाँ जाओगे, ये दे रखे हैं आपकी बुक में। आप उसके 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो या अपने आप से भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर आपका प्रत्येक के दिन है। दूसरा है आपका कालवाचक, तो नेहा कल आई, सागर कब जाएगा, मोहन क्या है, परसों जरूर आएगा। इस तरह से कुछ भी आप उसके 2 एग्जाम्पल दे सकते हो। परिमाणवाचक के भी, वह बहुत हंसता है, वह कम खाता है, वह खूब खाता है। इस तरह से आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। रीतिवाचक के भी, कछुआ धीरे धीरे चलता है, मोहन जोर से हंसता है। इस तरह से आप रीतिवाचक के भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर है क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका ये यहाँ पर दे रखा है, मैंने अभी बताया। क्रिया विशेषण और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं, किंतु ये सब जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वे विशेषण होते हैं, और जब यही क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। आप यहाँ पर से इसको लिख सकते हो। पेज नंबर 139 पे आपका ये है। 139 पे आपके जो नीचे विशेष में दे रखा है उसका एग्जाम्पल उससे आप इसको कर सकते हो। फिर है परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर बताइए। अब परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपका ये यहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा आपका, हाँ ये ऊपर दे रखा है आपका। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपका है परिमाणवाचक, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताई जाए वहां पर
इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करा देती हूँ, अभी आप इतना कीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे विशेषण वाले शब्द से मिलेगा, चैप्टर से मिलेगा। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको करा दूंगी। फिर है, नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त क्रिया विशेषण भरिए। वह अच्छा खेलता है, रमा, ये फिलअप है, इसको आपने वह डैश खेलता है तो अच्छा खेलता है, रमा पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी, तुम धीरे बोला करो। इस तरह से आप इनके फिलअप भी कर सकते हो। ये है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटिए तथा उसके भेद लिखिए। नेहा अधिक बोलती है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? अधिक। और कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, बोलने की मात्रा बताई गई है। घोड़ा जोर से हिनहिनाया, जोर से, तो ये कौन सा है? रीतिवाचक। अंशु कम खाती है, कम क्रिया विशेषण है और कौन सा है? परिमाणवाचक। फिर है, श्रेया कोलकाता से आज आएगी, आज क्रिया विशेषण है, ये कौन सा है? कालवाचक। कोमल फटाफट दौड़ गई, फटाफट क्या है? क्रिया विशेषण और रीतिवाचक है। नरेश भीतर बैठा है, भीतर क्रिया विशेषण है और कौन सा है? स्थानवाचक। हम सब इसके निकट गए, तो निकट क्रिया विशेषण है, कैसा है? स्थानवाचक। 2 दिन बाद वे फिर आएंगे, तो फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो अब है, उचित क्रिया विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नरेंद्र डैश खिसक गया, तो धीरे धीरे। मलिक ने डैश खाया, खूब खाया। सुशील डैश चला गया, एकाएक चला गया। रमा डैश परिश्रम कर लो, थोड़ा परिश्रम कर लो। तो बच्चों, ये थे आपकी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला, वो मैं आपको दे दूंगी अगली वीडियो में, मैं आपको उसको समझा दूंगी। फिलहाल तो आपका ये हो गया। फिर आता है दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। इसमें संबंध बोधक शब्द संबंध प्लस बोधक शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात संबंध बताने वाले शब्द क्या है? संबंध बोधक होते हैं। यानी जब आपस में जो संबंध से तो आपका मतलब समझ में आ ही गया होगा कि संबंध क्या होता है। संबंध बताने वाले शब्द क्या है? संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे लाल किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, तो लाल किला और तिरंगा के बीच का संबंध के ऊपर बता रहा है, तो वो क्या? संबंध बोधक अव्यय। अव्यय जो कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे घर के आगे बगीचा है, घर और बगीचे का संबंध बताया जा रहा है, किससे? आगे के आगे, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। उपयुक्त शब्दों में, उपयुक्त वाक्यों में के ऊपर लाल किले के साथ आया है और उसका संबंध तिरंगे से हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से आगे घर के साथ आकर उसका संबंध बगीचे से जोड़ रहा है। हिंदी भाषा में ऐसे संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर इनका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। संबंध बोधक अव्यय को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बनाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से करते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है? संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो वाक्य के अन्य शब्दों से जो कराते हैं वे शब्द क्या है? संबंध बोधक।
ये आते हैं के द्वारा, के मारे, के हाथ, के कारण, की वजह, के लिए, से लेकर, के बिना, के विषय, के साथ, के समान, की अपेक्षा, के बदले, के आसपास, से दूर, इस तरह से ये शब्द हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। अब इनमें क्या अंतर है? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक शब्दों में अंतर क्या है? अब ये देखते हैं हम क्या अंतर है भाई इसमें। देखो, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूप में प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे नीचे दिए गए हैं। कैसे? रमेश यहाँ रहता है। रमेश अपनी चाचा के यहाँ रहता है। अब यहाँ पर देखो, के यहाँ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण के रूप में भी है और संबंध बोधक के रूप में भी। ऐसे वह पीछे भागा, वह राम के पीछे भागा। और संबंध बोधक में आप ये ध्यान दीजिए, संबंध बोधक संज्ञा के बाद विशेषण शब्द आ रहा है और क्रिया विशेषण में क्रिया से पहले। तो ये ध्यान रखना। रमेश अपने चाचा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है के यहाँ। राम के पीछे, तो राम क्या है? संज्ञा। तो इस तरह से ये लोग बाहर चले गए, लोग नगर से बाहर चले गए। नगर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़के भीतर आए, लड़के कमरे के भीतर आए, तो कमरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये याद रखना, यहाँ पे जब संज्ञा के बाद विशेषण शब्द आता है तो वो संबंध बोधक होगा, और जब क्रिया से पहले विशेषण शब्द आ रहा है तो वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, दोनों में यह अंतर है कि संबंध बोधक, ये नोट कर लेना क्योंकि ये आपका आगे क्वेश्चन भी आएगा, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो यहाँ टिक कर लेना, यह आएगा। दोनों में यह अंतर है कि संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और क्रिया विशेषण सीधे क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। याद रखिए, जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो उनके पूर्व से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। यदि इसके आगे के, से, की आदि न हो तो वो क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, के यहाँ, के पीछे, से बाहर, के भीतर। लेकिन क्रिया विशेषण में के आगे के, से ये नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो ये अंतर आपको आगे लिखने के लिए आएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा इसी एक्सरसाइज में। तो देखो, संबंध बोधक 3 प्रकार के प्रयोग होके जाते हैं। विभक्ति के साथ, जैसे राम नाम के समान कोई मित्र नहीं है। बिना विभक्ति के, जैसे भाई सहित राम अयोध्या लौटे। दोनों रूपों में, पति के बिना या पति के बिना गति नहीं। तो इस तरह से ये विभक्ति के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, ठीक है, अब है आपका, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं, किंतु जब वे किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर इसकी एक्सरसाइज पे आइए। देखो, संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं तो उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। फिर है संबंध बोधक अव्यय के 5 उदाहरण लिखे। तो कोई भी 5 एग्जाम्पल, जैसे रमेश अपने चाचा के यहाँ रहता है और लड़के कमरे के भीतर हैं, लोग नगर के बाहर हैं। इस तरह से आप कुछ भी 5 एग्जाम्पल उसके लिख सकते हो। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संबंध बोधक अव्यय युक्त 2 वाक्य लिखे। तो वही है, सेम है, 2 वाक्य आपको बनाने हैं संबंध बोधक के। फिर है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? मैंने अभी बताया था, क्रिया विशेषण जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं
वो संबंध बोधक कहलाते हैं। किंतु जब हुए, किंतु यहाँ पे आपकी ये लाइन दे रखी है, यहाँ पर ये आपकी ये वाली लाइन दे रखी है, यहाँ आप लिख सकते हैं जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। और फिर है जब वह किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको यहीं पे ऊपर में आपका जो इसके सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, तो वो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त संबंध बोधक भरिए। विद्यालय डैश उपवन है, तो विद्यालय के भीतर उपवन है। ठंड डैश बूढ़ा कांप रहा है, तो ठंड से बूढ़ा कांप रहा है। पुलिस चोर लगी है के पीछे लगी है। स्वस्थ न होने के कारण वह अनुपस्थित रहा। रमेश के क्या है, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं, रमेश के सिवाय मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं घूम चुका हूँ। फिर है क्या है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर है मैं दूध के साथ रोटी खाता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, के साथ रोटी खाता हूँ। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संबंध बोधक अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आप खुद से कर लेना, जैसे के की ओर, ठीक है। विद्यालय के पीछे की ओर मेरा घर है, इस तरह से आप कुछ भी, या बाहर की ओर मेरा घर है, जो भी ऐसा लिख सकते। के पीछे, पेड़ के पीछे मोहन खड़ा है। से दूर, इस तरह से विद्यालय से दूर बगीचा है। इस तरह से आप इसके कुछ भी आप अपने वाक्य बना लेना, इसके बुक से ढूंढ के, या कैसे भी आप इसके वाक्य खुद बनाओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, आपका दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्द चुनकर लिखिए। देखो, जीवन पर्यंत तुम्हें याद रखूंगा, तो यहाँ पे जीवन पर्यंत क्या है, संबंध बोधक है। नौकर के द्वारा पत्र लिखा गया, तो के द्वारा। राम के साथ सीता भी बन गई, तो के साथ। कमला बिमला के समान बुद्धिमती है, तो के समान। रविदास के समान ज्ञानी बनो। गंदगी से दूर जाकर दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी, तो से दूर। आयुष के बाद प्रणव कविता सुनाएगा, के बाद। फिर है कल की अपेक्षा आज सर्दी कम है, की अपेक्षा, ठीक है। याद रखना के से के द्वारा ये संबंध बोधक शब्दों से पहले उनके साथ जुड़े होते हैं ये। तो भगत सिंह के पीछे पूरा भारत था। पाठक के साथ दीपा का घर है। रात्रि से पूर्व रेल अजमेर पहुंची, तो से पूर्व, से के साथ, के पीछे, इस तरह से आपके ये संबंध बोधक शब्द हैं। तो आपको ये वाक्य तो आपको खुद ही करने, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं लिखित और मौखिक, वो आपको नोटबुक में करने हैं। इसके भी और क्रिया विशेषण वाले के भी, दोनों के करने हैं। बाकी मैं आगे दो विकारी शब्द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इतना इन दो प्रकार की आप पढ़ लीजिए और इनकी क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए नोटबुक में। बाकी जो इसके ये वाक्य हैं ये यहीं पर आपको बुक में ही बनाने हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको इसी लेसन की आगे की वीडियो के साथ।